नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली 8 बजे हम आरपीएफ एसआई का जो 2019 में पेपर हुए थे उसको डिस्कस करते हैं। आज हम करेंगे 13 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट थर्ड। ठीक है, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखो भाई, पहला क्वेश्चन पूछा गया था इबादत खाना कहाँ स्थित है। तो अगर मैं बात करूँ इबादत खाना की तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इबादत खाना 1575 ई में मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। 2 पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। सबसे पहला, इबादत खाना कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी। किसने बनवाया था? मुगल सम्राट अकबर ने 1575 ई में बनवाया था। इसका निर्माण अकबर ने विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए किया था ताकि संबंधित धार्मिक विषय पर चर्चा की जा सके। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया। तो सभी को पता है 24 जनवरी 1950 को भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन उसे अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 में गाया गया था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस है उसके पहले सत्र में गाया गया था। मूलतः यह बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया था। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न में से कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। अगर मैं बात करूं नींबू की, देखो सिट्रिक मतलब होते हैं खट्टे पदार्थ। सिट्रिक मतलब खट्टे पदार्थ, तो खट्टा पदार्थ होता है नींबू। दिए गए विकल्पों में नींबू में सिट्रिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह मुख्यतः खट्टे फलों जैसे संतरा, नींबू तथा टमाटर आदि में पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल तथा इमली में टार्टरिक अम्ल का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फसलों का नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति सिंचाई कहलाती है। सिंचाई सूखी जमीन को वर्षा जल के पूरक के तौर पर पानी की आपूर्ति की तकनीक है। इसका मुख्य लक्ष्य कृषि है। भारत के अलग अलग हिस्सों में सिंचाई की विभिन्न प्रकार की प्रणालियों को इस्तेमाल में लाया जाता है। देश में सिंचाई कुआं, जलाशयों, ट्यूबवेल, बारहमासी नहरों, नदी घाटी परियोजनाओं में जरिए की जाती है। उसके बाद है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। देखो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली हुई थी आपकी 1930 में, ठीक है, दूसरी 1931 में, तीसरी हुई थी 1932 में। ठीक है, इसने पूछा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन मतलब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1900 कब हुई थी? 31 में हुई थी। पहली 1930, फिर 1931, फिर 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। आपसे पूछ सकता है कि भाई साहब गांधी जी किस में हुए थे, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और वो 2 कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया? तो BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? देखो राष्ट्रकूट की थी दंतिरुग ने। ऐसे याद कर लो, राष्ट्रकूट मतलब राक्षस, और राक्षस के दांत बड़े होते हैं तो दंतिदुर्ग। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना 753 ई में दंतिदुर्ग ने की थी। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। उन्होंने प्रतिहारों को पराजित किया और मालवा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने चालुक्यों को भी हराया और उन पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रकूट साम्राज्य में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के हिस्से शामिल थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है
ड्यूरेंट कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका ड्यूरेंट कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगर हम बात करें खेलों और उनसे संबंधित ट्रॉफियों की, तो फुटबॉल से संबंधित है ड्यूरेंट कप, फीफा कप, रोवर्स कप, राइडर कप, आगा खां कप और संतोष ट्रॉफी। अगर मैं बात करूं नौकायान की, तो नेहरू ट्रॉफी, एडमिरल कप, कनाडा कप। अगर हम शतरंज की बात करें तो नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, वीवी शास्त्री ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी। अगर हम गोल्फ की बात करें, भारत राम कप, सर्किप कप, राइडर ट्रॉफी, बोकर कप, आरजेन हावर ट्रॉफी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास होती है कि अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या छूट देने या निलंबित करने या हटाने या कम करने की शक्ति होगी। जहां दंड मौत की सजा के रूप में है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, परंतु मृत्युदंड के लिए नहीं है। नॉर्मल सजा के लिए है राज्यपाल, गवर्नर के पास शक्तियां, लेकिन जो डेथ पेनल्टी है, जो मृत्युदंड है, उसके लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद है लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में लाया गया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव रखा था। भारत के वॉइसरॉय, जो भारत के वॉइसरॉय हैं थे, मतलब उस टाइम पे लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग की सुरक्षित करने का प्रयास था। उस समय विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान थे भारत के लिए डोमिनियस स्टेटस का उद्देश्य। वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। युद्ध के तुरंत बाद एक संविधान निर्माण निकाय की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद है करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। अंग्रेज वापस जाओ, लाला लाजपत राय। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखो, अगर नौकरी चाहिए तो आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान के रावत भाटा में चंबल नदी पर बना राणा प्रताप सागर बांध 53.8 मीटर की ऊंचाई पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह बांध 172 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन करता है। बांध है मैटूर बांध तमिलनाडु, तुंगभद्रा बांध कर्नाटका और चुंगनाथ बांध सिक्किम। आईपीपीबी का पूर्ण रूप क्या है? आईपीपीबी का मतलब होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी, इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2018 को देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। देखो, आईपीपीबी में आपको जॉब भी मिलती है एसएससी, सीजीएल के या सीएचएसएल के थ्रू। जब आप पोस्टल असिस्टेंट लगते हैं उसमें आपको इस बैंक में वो मिलती है, पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, वहाँ पे एक ऐप होता है आईपीपीबी। जैसे बैंक काम करता है ऐसे हमारा आईपीपीबी काम करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप देश में स्थित है? अगर मैं बात करूं दक्षिणी अफ्रीका में, जो कालाहारी रेगिस्तान है वो हमारा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा अर्ध शुष्क रेताली सवाना है जो 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह बोत्सवाना, नामीबिया के कुछ हिस्सों और दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्रों में विस्तृत है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो अगर मैं बात करूं 2010 को किया गया था। ठीक है, यूएनजीए मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजागोपालाचारी। चक्रवर्ती राजागोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत प्रथम भारतीय
गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया था, इसको कैंसिल कर दिया गया था। किस वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छल बल कहलाता है? देख लेते हैं इसके बारे में। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छल बल अकेंद्रीय बल कहलाता है। यह अभिकेंद्रीय बल का प्रतिक्रिया बल है। उदाहरण, गोल झूले में झूल रहे लोग अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर की ओर जाते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई बल वृत्त के केंद्र पर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उदाहरण, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अगर मैं बात करूं कर्नाटका की, तो कर्नाटका में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलागोला कर्नाटका में स्थित है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची मुक्त घड़ी अखंड मूर्तियों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 1981 में गंग योद्धा चामुंडायरा द्वारा विंध्यगिरि पर्वत को काटकर किया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो आपकी बिहार में स्थित है। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बिहार के भागलपुर में स्थित है। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? जो अमरावती वास्तुकला है उसको सातवाहन जो राजवंश है, ठीक है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ। बाद में इसे शिक्षावकों ने संरक्षण दिया था। अमरावती की मूर्तियों ने मानव, पशु और पुष्प चित्रों में गहराई तथा शांत प्रकृतिवाद के साथ उग्रता एवं ऊर्जा की भावना प्रदर्शित होती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? अगर हम बात करें नीति आयोग की तो उस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार थे। अगर हम बात करें नीति आयोग की तो इसको 2015 में लागू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और इसके चेयरमैन आपसे पूछे जाएं तो इसके चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री ही होंगे। प्रश्न काल के दौरान, मतलब जिस समय ये पेपर हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार थे, जबकि डॉक्टर सुमेन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय ब्रांड भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए वे डैश लिखित दस्तावेज हैं जो कूपन और मूल भुगतान के विकल्प नहीं है अथवा नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें अर्थ ऋण की, जो अर्ध ऋण है, आधा ऋण है, वो विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय ब्रांड भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए वे अर्ध ऋण लिखित दस्तावेज हैं जो कूपन और मूल भुगतान के विकल्प नहीं है अथवा ना ही कभी हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, केन्या की मुद्रा का नाम क्या है? अगर मैं बात करूं केन्या की मुद्रा, तो केन्या की मुद्रा क्या है? वो है केन्याई शीलिंग। ठीक है, केन्या की मुद्रा क्या है? केन्याई शीलिंग है। केन्या की मुद्रा का नाम केन्याई शीलिंग है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की आधिकारिक भाषा का नाम स्वाहिली है। केन्या की जो राजभाषा है आधिकारिक, उसका नाम क्या है? स्वाहिली है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, छोटी दूरी की धावक जो हिमा दास है को किस राज्य ने खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो असम सरकार ने जो एथलीट है हिमा दास को राज्य का स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हिमा दास एक भारतीय एथलीट हैं और IAAF
वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी की तो 7 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है। अगर मैं बात करूं सिक्किम की तो सिक्किम की क्या है? सबसे कम है। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत में अन्य 2 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य महाराष्ट्र एवं बिहार हैं, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर था और यूपी जो है वो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर पे था। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 26। शोएब अख्तर का पूरा नाम या उपनाम क्या है? शोएब अख्तर का उपनाम है रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब अख्तर एक पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर और एक कमेंटेटर है। वह 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले पहले गेंदबाज थे। अपने तेज गेंदबाजी की वजह से उन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के उपनाम मिला था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है गौरव बिधूरी किस खेल से संबंधित हैं? अगर हम बात करें गौरव बिधूरी की तो वो मुक्केबाजी से संबंधित हैं। गौरव बिधूरी मुक्केबाजी खेल से संबंधित हैं। अगर मैं बात करूं सुनील छेत्री की तो वो फुटबॉल से संबंधित हैं। लिएंडर पीस या महेश भूपति वो आपके टेनिस से संबंधित हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अगर मैं बात करूं एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान तो वो आपका केरल राज्य में स्थित है। गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलई नेशनल पार्क, मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्यूबा गणतंत्र कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। हवाना क्यूबा की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। क्यूबा की करेंसी क्या है? क्यूबेई पैसो। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है वाष्प का तरल जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? अगर मैं बात करूं संघनन की तो वो संघनन कहलाती है। जल वाष्प का जल में बदलने वाली प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस से गैस में परिवर्तित हो और वाष्पीकरण तब कोई पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तित होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 31 की तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो जो बेरिलियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है संविधान सभा के लिए जो गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? जो हमारा संविधान सभा है उसके लिए जो गठित मंत्रियों हैं उनके दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपने ये याद रखना है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो क्या हैं? पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है। उसके बाद है इससे पहले जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। अब देखो 2 चीजें इसमें याद रखनी है। एक पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसमें क्या किया गया था? जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है उनको क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। दूसरी उनकी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। उसमें उन्होंने क्या किया? परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो टेम्परेरी कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, सिर्फ 2 दिन के लिए। और परमानेंट प्रेसिडेंट पूछे जाए या फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछे जाए तो आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ऑप्शन सही करना है। ठीक है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई? तो जो रानी विक्टोरिया है उनके द्वारा जो भारतीय शासन है उसको नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा हुई थी 1857 में। कब हुई थी? 1858 में। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात, 1857 की रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। उसके पश्चात 1 नवंबर 1858 को जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के पश्चात भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 34। गुजरात की राजधानी कौन सी है? सभी को पता है गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगर मैं बात करूं झारखंड की तो रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला और धर्मशाला। शिमला होगी आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है जो मद्रास और बॉम्बे है की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई या किस अधिनियम के द्वारा शुरू हुई? तो जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1861 का उसके द्वारा शुरू हुई थी। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा जो लॉर्ड कनिंग थे ने एक पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की। आपने याद रखना है 1861 में लॉर्ड कनिंग ने क्या किया था? एक पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रांतों के लिए कानून की शक्ति बहाल करके जो विकेंद्रीकरण है उसकी प्रक्रिया शुरू की। इस अधिनियम द्वारा वॉयसरॉय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है जो क्रिकेट टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? जो क्रिकेट टेस्ट मैच है, देखो एक होता है आपका टी20 होता है 20-20 ओवरों का, वनडे होता है आपका 50 ओवरों का, और जो टेस्ट मैच है वो पूरा दिन चलता है। तो जो क्रिकेट टेस्ट मैच है उसमें 500 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? अनिल कुंबले। ठीक है, अनिल कुंबले जो थे उन्होंने पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे जिन्होंने 500 विकेट ली थी। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें, पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भाई साहब चीन, लेकिन भारत ने अब चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो प्रश्न काल के दौरान जिस समय यह प्रश्न पूछा गया उस दौरान 2019 में जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है, जबकि अब भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में एक साल में 1.5% से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है, जबकि अब चीन दूसरे स्थान पर है। भारत की कुल आबादी 142 करोड़ 86 लाख और चीन की 142 करोड़ 57 लाख। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 कहता है प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? TIR का पूर्ण रूप होता है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 कहता है लॉर्ड्स स्टेडियम निम्न में से किस देश में स्थित है? तो लॉर्ड्स स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में स्थित है। इसका नामकरण इसके संस्थापक थॉमस लॉर्ड के नाम पर किया गया है। लॉर्ड्स को क्रिकेट के घर के रूप में संवर्धित किया जाता है और यहाँ दुनिया का सबसे पुराना खेल संग्रहालय भी स्थित है। ठीक है। उसके बाद आता है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 40 कहता है डैश पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं स्वपोषी की, तो स्वपोषी को किया जाता है। स्वपोषी पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्वपोषी को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा स्वपोषी कहलाते हैं। उसके बाद है भाई साहब मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो इसका चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
अनुच्छेद 324(2) जो आर्टिकल है 324(2) उसके अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करें मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उसके बाद आता है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब कितनी बार लागू किया गया है। अब तक जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितनी बार लागू हुआ है? 3 बार हुआ है। देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार घोषित किया गया है। पहली बार चीन द्वारा आक्रमण करने पर 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। दूसरी बार पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के कारण 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक। और तीसरी बार 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल घोषित किया गया। ठीक है, तीनों चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है PFRDA पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका नई दिल्ली में स्थित है। 23 अगस्त 2003 को की गई थी। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त 2003 को की गई, जिसका उद्देश्य पेंशन निधि की आय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? अगर मैं बात करूं पुडुचेरी की, जो मद्रास उच्च न्यायालय है, जो मद्रास हाई कोर्ट है, उसके क्षेत्र में आता है। देखो, पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य भी मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है मेहरौली का लौह स्तंभ निम्न में से किस शहर में स्थित है? अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो जो मेहरौली लौह स्तंभ है वो दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया था। यह स्तंभ अपने निर्माण में प्रयुक्त धातुओं की जंग प्रतिरोधी रचना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्न में से कौन सी धान या अनाज फसल नहीं है? तो अगर मैं बात करूं शीशम की, तो शीशम अनाज फसल नहीं है। शीशम धान अनाज फसल नहीं है। शीशम बहुपयोगी वृक्ष है। इसकी लकड़ी, पत्तियां, जड़ें सभी काम आती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है तनाव या स्ट्रेस जो है उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल। किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर कार्य करने वाले बाध्य बल का माप तनाव होता है। किसी पिंड पर लगाए गए तनाव का पता लगाने के लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। F/A मतलब फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन क्षेत्रफल, और इसकी इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है जो अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? तो अगर मैं बात करूं अलाई दरवाजा की, तो अलाई बनाया अलाई ने, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 के आसपास कुतुब मीनार और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में किया था। इसे लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 कहता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? अगर मैं बात करूं पृथ्वी की त्रिज्या की, तो 6.37 × 10⁻6 मीटर है, यानी 6371 किलोमीटर है। इसकी भूपट्टी 35 किलोमीटर मोटी और मेंटल 2855 किलोमीटर मोटा। ठीक है। उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन, फिनाइल का, जो फिनाइल है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो अगर मैं बात करूं फिनाइल की, तो C6H5OH जो फिनाइल का रासायनिक सूत्र है। यह सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ठीक है। आज की शिफ्ट के हमारे क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।